आप कोई कसर रह गई है जो तुम निकालने आए हो? क्यों, क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। जो कुछ हुआ तुम्हें भी जरूर पता होगा और हो सकता है कि तुम्हारी मर्जी भी इसी में शामिल हो। कसम से सरवत, मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं। कल तुम्हारी अम्मी का फोन आया था, उन्होंने अम्मी से पता नहीं क्या क्या बातें की हैं। वो कल शाम से रो रही हैं, ना कुछ खाया पिया है, ना किसी से बात करती। लेकिन पता तो चले सरवत, बात क्या हुई है? तुम अनजान बनो तो और बात है, वरना तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा। सरवत ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने घुटनों पर माथा टेका और चेहरा छुपाकर सिसकियों के दरमियान बोलती चली गई। मेरी तरफ से तुम आजाद हो ताबिश, मैं तुम पर कोई रोक नहीं लगाऊंगी, ना गुजरे दिन याद दिलाकर तुमसे कोई शिकवा शिकायत करूंगी। मेरी किस्मत में यही लिखा था, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। बस मुझे माफ कर दो, मैं बदनसीब हूँ, खुद को तुम्हारे लायक न रख सकी। अब जो सजा मुझे मिलनी है वो मैं अच्छी तरह जान गई हूँ, और ये भी जान गई हूँ कि मिन्नत समाजत से ये सजा माफ नहीं होनी। इसलिए मैं कबूल करती हूँ, सब कुछ कबूल करती हूँ। वो रोती चली गई। मेरा दिल कट कर 100 टुकड़े हो गया। मैं सरवत की हिसास तबाह के बारे में बड़ी अच्छी तरह जानता था। मुझे अंदाजा था कि उस वक्त उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सरवत, तुम किसी की बातों पर ना जाओ। शादी मेरी और तुम्हारी होनी है, और ये जरूर होगी। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी जान को भी वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। किस किस की जुबान बंद करोगे? मैं तुम्हारी जिंदगी को अजाब में डालना नहीं चाहती ताबिश। तुम वही करो जो तुम्हारे बड़े कहते हैं। उसका चेहरा बदस्तूर घुटनों पर झुका रहा। ऐसा नहीं होगा सरवत, और ना ही ऐसा होता है। हाँ, ये है कि सब कुछ ठीक होने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। बस इस थोड़े से वक्त को हमने हिम्मत और हौसले से गुजारना है। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी तबीयत खराब है ताबिश, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज प्लीज। मेरी आंखों में नमी थी। मैं उसके हाथ को तसल्ली बख्श अंदाज में तबक कर बाहर आ गया। खाला सफिया और नुसरत वगैरह में से कोई मेरे सामने नहीं आया, और ना कोई बात की। मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी न था कि किसी लड़की के साथ पेश आने वाला उस तरह का वाकया उसकी और उसके वारसों की जिंदगी में इस तरह का तूफान मचा सकता है। मैं बहुत परेशानी के आलम में घर पहुंचा। अम्मी किचन में थी। मेरा चेहरा देखकर ठिठकी। क्या हुआ था अभी? उन्होंने बेचैन होकर पूछा। ये तो आप बताएं कि क्या हुआ है, मैं समझी नहीं। आपने कल खाला सफिया को फोन किया है? उसके बाद से उनका रो रो कर बुरा हाल है। अम्मी ने मोहब्बत से मेरे शाने पर हाथ रखा और मुझे एक तरफ कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, ताबिश, मुझसे कसम ले लो जो मैंने कोई ऐसी वैसी बात की हो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं अभी आ नहीं सकती क्योंकि फरा के पेपर हो रहे हैं, इसलिए मसरूफ हूँ। आप जरा खुद सोचिए अम्मी, जिस दिन से ये वाकया हुआ है आप सिर्फ एक दफा खाला के घर गई हैं। फोन भी आपने बस एक आध बार ही किया होगा। अगर अब खाला सफिया ने आने का कहा था तो आप चली जाती, मगर आपने मसरूफियत वाली बात कह दी। और मैं समझता हूँ अम्मी कि बात से भी ज्यादा वो लहजा अहम है जिसमें बात कही जाती है। आप खुद ही तो कहा करती हैं कि ताबिश कोई बात नहीं हुई। अम्मी ने तेजी से मेरा जुमला काटा। बस सफिया महसूस ज्यादा कर लेती। अगर आपको पता है कि वो ज्यादा महसूस करती हैं तो फिर आपको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए थी। उनकी ज़हनी हालत आजकल जैसी हो रही है आपको वो पता है। अम्मी खामोशी से सब्जी बनाती रही। उनके चेहरे से उनकी दिली कैफियत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। मैंने तवील सांस लेते हुए कहा, अम्मी आप जो भी सोचती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मर्जी का ख्याल रखेंगी। बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए हर छोटी बड़ी चीज आप ही ने पसंद की है। सरवत को भी आप ही ने पसंद किया था। ये आप ही का दिखाया हुआ रास्ता है जिसमें मैं चल रहा हूँ। मैं उठा और अपने कमरे में आ गया। मेरे बेड पर अखबार पड़ा था। उसमें फिर सेठ सिराज के मफरूर साहबजादे और सरवत के बारे में एक मुख्तसर खबर मौजूद थी। खबर के आगाज में ही यह ख्याल आराई मौजूद थी कि मुतासरा लड़की से की दोस्ती माजी में वाजिद उर्फ वाजी से भी है। मेरा जी चाहा कि उस अखबार को जला दूं और उसके साथ ही उस दफ्तर को भी जहां से ये अखबार शाया हुआ है। पता नहीं कि कुछ नाम नेहाद साफी शुराफा की पगड़ियां उछालने के लिए इतने मुस्तैद क्यों होते हैं। मैं सोचने लगा, अगर इस अखबार वाले की अपनी बेटी या बहन के साथ इस तरह का वाकया पेश आया होता तो क्या फिर भी वो उसी तरह की सुर्खियां जमाता। मैंने अखबार फाड़ कर एक तरफ फेंक दिया। अम्मी जान तो ऐसा नहीं कर सकती थी। यकीनन ये चच्ची या चचा का काम ही था जो इतने एहतमाम से ये अखबार मेरे बेड पर रखा गया था। कमरा बंद करके मैं बेकरारी से टहलने लगा। सरवत की सुती हुई सूरत बार बार आंखों के सामने आ रही थी। चंद रोज में वो कमलाया हुआ फूल हो गई थी। गुजरे हुए 2 सालों का एक एक लम्हा मेरे तसव्वुर में चमकने लगा। पहली दफा मैंने सरवत को पूरे ध्यान से शादी की एक तकरीब ही में देखा था। उसी तकरीब में अम्मी जान ने भी उसे खास नजरों से देखा और मेरे लिए मुंतखब कर लिया। खाला सफिया और फिर खालू उस्मान वगैरह से बात हुई और दोनों तरफ से हाँ हो गई। मंगनी की छोटी सी तकरीब का भी इरादा था मगर वो बावजूद टलता रहा। दरअसल दोनों घराने एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि उस किस्म की किसी तकल्लुफ की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी। शुरू में हमारे दरमियान झिझक थी। फिर ईद के मौके पर मैंने सरवत को एक खूबसूरत सा ईद कार्ड भेजा। सरवत ने भी फरा के जरिए मुझे कार्ड अरसाल किया। उसके बाद कभी कभी फोन पर हमारी मुख्तसर बात होने लगी।
ثروت عام کالج گرل کی طرح ایکسٹرا شوق نہیں تھی. اس کی گفتگو میں ایک طرح کا وقار اور رکھ رکھاؤ تھا. اس کا یہی انداز مجھے زیادہ اچھا لگا. وہ اپنی عمر سے زیادہ دانائی اور سمجھ بوجھ رکھتی تھی. وہ خود عادات ذہانت کی مالک تھی. انگلش اور اردو کی بے شمار شاعری اسے زبانی یاد تھی. دھیرے دھیرے فون پر ہماری گفتگو بے تکلف ہوتی چلی گئی. پھر کبھی کبھی ہم گھر سے باہر بھی ملنے لگے. ہمارا ٹھکانہ زیادہ تر شیزان ہوٹل یا شاہراہ قائد اعظم کا ایک آئس کریم بار ہوتا تھا. ثروت ایک دھیمی لیکن مسلسل بارش کی طرح میری ذات میں سرایت کرتی چلی گئی. ہم نے سرما کی سنہری دوپہروں، باہر کی خوشبودار شاموں اور گرما کی چاندنی راتوں میں ایک ساتھ بہت سے خواب دیکھے. کبھی کبھی تو ہم مستقبل میں اس قدر کھو جاتے کہ اپنے گھر کا ڈیزائن اور اندرونی آرائش کی تفصیلات تک طے کرنے لگتے. یہ جیسے کل ہی کی آوازیں تھیں جو میرے کانوں میں گونج رہی تھیں. ہم ریسٹورنٹ کے پرسکون ماحول میں بیٹھے تھے. میں نے کہا مجھے ٹی وی لاؤنج وغیرہ میں ذرا سا گہرا رنگ پسند ہے. اس معاملے میں میری پسند تھوڑی سی مختلف ہے. ٹی وی لاؤنج یا کامن روم میں مجھے ایپل وائٹ بڑا اچھا لگتا ہے. اس کے ساتھ ہلکے سبز پردے ہوں اور فرنیچر میں بھی اس کلر کا ٹچ ہو. لیکن یار یہ ہلکا رنگ گندا بڑی جلدی ہو جاتا ہے، خاص طور سے ٹی وی لاؤنج میں. تو بندہ ذرا احتیاط کر لے. وہ چائے کی چسکی لے کر مسکرائے. بندہ تو احتیاط کر لیتا ہے اور کرے گا بھی، لیکن بچوں کا کیا کیا جائے؟ یہ تو چند ہفتوں بلکہ دنوں میں گلگاریاں کر دیتے ہیں. میں نے مانی خیز لہجے میں کہا. اس کے چہرے پر شفق کا رنگ لہرا گیا. اس نے پریشان نظروں سے دائیں بائیں دیکھا، پھر سنبھل کر بولی بچوں کو سکھایا جائے تو سب کچھ سیکھ جاتے ہیں، یا بڑے ہی ہوتے ہیں جن کی عقل میں کوئی بات نہیں آتی. اگر بڑوں سے مراد میں ہوں تو میں نے کون سی ایسی بے عقلی کی ہے؟ کوئی ایک ہو تو بتاؤں. ہر وقت تو ستاتے ہو. وہ ہلکی سی شوخی سے بولی. پھر لہو میں میٹھا میٹھا درد چاک اٹھا. اچھا کوئی ایک بے عقلی تو بتاؤ، میں نے لطف لینے والے انداز میں کہا. ایک بے عقلی تو جناب اب بھی فرما رہے ہیں. 1000 دفعہ کہا ہے کہ ریسٹورنٹ میں آہستہ بولا کرو. زیادہ آہستہ بولنے سے بھی لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لوگوں کا تو کام ہی شک کرنا ہے. یہ اور اس طرح کی بہت سی باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگی. میں کمرے میں ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا وہ پہلی والی ثروت کتنے عرصے میں واپس لوٹے گی اور لوٹے کی بھی یا نہیں. میرے رگوں میں اندھیرا سا اترنے لگا. میں جانتا تھا کہ وہ بہت حساس ہے. اندر سے ٹوٹ پھوٹ کے گیا. اس کے ارد گرد جو سرگوشیاں ابھر رہی تھیں وہ اسے مزید توڑ پھوڑ رہی تھیں. باجی اور اس کے تینوں دوست ابھی تک لاپتہ تھے. ان کا لاپتہ ہونا بھی ہماری مایوسی میں اضافہ کر رہا تھا، اور اس سے بھی بڑی مایوسی یہ تھی کہ مقامی پولیس کا رویہ حوصلہ شکن تھا. تھانے دار اشرف واضح طور پر ملزم پارٹی کی سائڈ لے رہا تھا. مجھے پتا چلا تھا کہ کل خالو عثمان اپنے دوست وہاب صاحب کے ساتھ تھانے دار اشرف سے ملنے گئے تو اس کے ایک ASI نے ان سے درست لہجے میں بات کی اور 1.5 گھنٹے باہر بٹھائے رکھا. بعد میں بتایا کہ اشرف صاحب ایک ضروری میٹنگ میں چلے گئے. میں رات آخری پہر تک جاگتا رہا اور اپنی ہی سوچوں سے نبرد آزما رہا. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کمزور آدمی کو انصاف حاصل کرنے کے لیے برف اور آگ کے ساتھ سمندروں میں سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ وہ مظلوم مضروب ہو کر بھی ڈرتا کیوں ہے؟ کیوں ہر دستک پر چونکتا ہے؟ کیوں ہر فون بیل پر اس کا دل ہولتا ہے؟ عدل کی زنجیر ہلانے سے پہلے اس کے ناتواں ہاتھ کیوں کانپ جاتے ہیں؟ اگلے روز میں ایک دفتر میں نوکری کے لیے انٹرویو دے کر واپس آ رہا تھا. گاڑی عاطف لے کر گیا ہوا تھا، اس لیے میں پیدل ہی تھا. علامہ اقبال ٹاؤن کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا. ہوٹل ذیشان کے سامنے سے نکلا تو ایک شخص نے آواز دے کر مجھے بلایا. دونوں بھائی جان. میں نے بائیں طرف دیکھا. ہوٹل کی پارکنگ میں چمچماتی ہونڈا گاڑی کے قریب اس کا ڈرائیور کھڑا تھا. وہ تیزی سے میرے قریب آیا. صاحب بلا رہے ہیں، اس نے اپنے عقب میں اشارہ کرتے ہوئے کہا. میں نے دیکھا اور چونک گیا. یہ سیٹھ سراج تھا. یہ سیاہ گاڑی بھی اسی کی تھی. سیٹھ سراج سفید لٹھے کی کڑکڑاتی شلوار قمیص میں تھا. وہ ایک لہیم شہیم شخص تھا، تاہم جسم کے مقابلے میں سر کافی چھوٹا تھا. گھنگریالے بالوں میں خوب تیل لگا کر رکھتا تھا. میری معلومات کے مطابق یہ شخص چٹان ان پڑ تھا. میں چلنے میں تذبذب میں رہنے کے بعد اس کے پاس پہنچا. اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور بتیسی دکھا کر بولا تمہارا نام تابش ہے نا؟ جی فرمائیے. میں نے کہا میں تم سے ملنا چاہتا تھا. یہ اچھا اتفاق ہے کہ تم سے ملاقات ہوگی. وہ گلابی اردو میں بولا. کیا یہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یہاں کھڑے کھڑے کیا خدمت ہو سکتی ہے بہو جی؟ تم سے ایک بہت ضروری گل کرنی تھی. اگر تمہارے پاس ٹائم شام ہو تو آپ ذرا 2 منٹ اندر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن میں ذرا جلدی میں تھا. دراصل یار بہو یہ دراصل ایک چنانچہ اگر مگر سب بیکار کے لفظ ہیں. بس 2 منٹ کی بات ہے. چائے کا ایک کپ پیتے ہیں پھر تم چلے جانا. اس نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ دوستانہ انداز میں میرے کندھے پر رکھ دیا. چاروں نہ چار میں سیٹھ سراج کے ساتھ چلتا ہوا ہوٹل کے نیم گرم ڈائننگ ہال میں آ گیا. اس ہوٹل کی اندرونی سجاوٹ گاؤں کے انداز کی تھی. یہاں جدید کھانوں کے علاوہ دیہات کے سارے پکوان بھی ملتے تھے. ہم رنگین پایوں والی نواڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے. جی کہیں آپ کو کیا کہنا ہے؟ میری سنی انسنی کرتے ہوئے سراج سیٹھ نے بیرے کو بلایا اور کہا بس وہی روز والا لیکن ڈبل لیا. بیرا ادب سے سر جھکا کر واپس چلا گیا.
सराज इधर उधर की बातें करता रहा। मैंने कई बार चाहा कि वो काम की बात की तरफ आ जाए, मगर वो टालता रहा। यहाँ तक कि खाना आ गया। खाना क्या था? 7-8 आदमियों की खुराक थी। छोटे पाए, रोस्ट मछली, हांडी गोश्त, कुन्ना गोश्त और पता नहीं कौन कौन से गोश्त थे। साथ में नमकीन लस्सी से भरा हुआ जग और तंदूरी पराठे वगैरह। सराज के बेहद इसरार पर मैंने चंद लुकमे लिए। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि उस भैंसे का लंच जल्द खत्म हो और मैं उसे जान छुड़ा कर बाहर निकल सकूं। खाने के बाद नैपकिन से हाथ और टोड़ी वगैरह साफ करने के बाद सराज ने 2 तवील ठिकारे ली और अचानक बोला, यार बाबू, तुम शक्ल से समझदार लगते हो, तुम ही इस मामले का कुछ करो। मुंडों से गलती हुई है, पर हर गलती की कोई माफी तलाफी भी तो होती है ना। कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो सारों की बदनामी होगी और लड़की की ज्यादा होगी। वो जैसे उस्मान साहब की ती है वैसे ही मेरी भी ती है। हम इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहते। बात तो अब बढ़ चुकी है सेठ जी। जो बदनामी अब हो रही है उससे बढ़कर और क्या होनी है। बाकी रही मुआफी तलाफी वाली बात तो उसका आप लड़की के वारसों से पूछें, पर तुम उस करके एक आम बंदे हो यार बहू, और तुम करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। अपने खालू साहब को बहुत कुछ समझा सकते हो। बदले में तुम जो काम मुझसे लेना चाहो मैं हाजिर हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है यार बहू। वो वड्डे वडेरे कहते हैं ना कि एक हाथ दूसरे हाथ को धोता है। मेरा खून खोल उठा, लेकिन मैं बोला कुछ नहीं। सेठ सराज ताकत के जोम में मुझे अपनी राह पर लाना चाह रहा था। उसी दौरान में सेठ के ड्राइवर ने मोबाइल फोन उसकी तरफ बढ़ाया। गाड़ी कॉल है जी। उन दिनों मोबाइल फोन कम लोगों के पास थे। सेठ सराज ने कॉल अटेंड की। ड्राइवर अटेंशन हालत में पास ही खड़ा रहा। सेठ सराज कुछ देर कॉल सुनता रहा और हूं करता रहा। आखिर में बोला, तुम फिक्र ना करो डॉक्टर साहबा, हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी इंतजाम करता हूँ। फोन बंद करके उसने एक और नंबर मिलाया, फिर बोला, MNA साहब से बात कराओ। चलने में बाद MNA मुश्ताक गुराया से उसकी बातचीत शुरू हुई। ओ जी, कोई सिफारशी टट्टू आ गया है। गुराया साहब, डॉक्टरनी की नौकरी पक्की हो गई थी, अब उसे पीछे हटाकर अपनी किसी फुप्पी चाची को आगे लाना चाहता है। आपने ये काम नहीं होने देना है किसी भी तरह, ठीक है? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं खुद जाऊंगा, सलाम अलैकुम। गुफ्तगू खत्म करने के बाद उसने आधा गिलास लस्सी पी और मुझे साफ करके बोला, ये अपने कुराया साहब बड़े काम के बंदे हैं। अपने शहर की सारी नहीं तो आधी नौकरियों पर जरूर उनका जोर चल जाता है। फिर वो जरा चौंक कर खामोश हुआ और बोला, हाँ, मुझे एक दिन उस्मान साहब से पता चला था कि तुम भी नौकरी चौकरी ढूंढ रहे हो। मैं खामोश रहा। वो बोला, आजकल कुराया साहब का हाथ बहुत आगे तक जा रहा है। अगर तुम कहो तो मैं आज ही तुम्हारे बारे में उनसे गल करता हूँ। मुझे ऐसी सियासी नौकरी नहीं चाहिए थी जो अगले इलेक्शन के बाद छोड़नी पड़े। अब मुझे इजाजत दें, खाने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं उठ खड़ा हुआ। यार बाबू, तुम बड़े रूखे बोलते हो। बस मैं ऐसा ही हूँ दरअसल। फिर वही दरअसल, और तुम्हें कहा है ना ये दरअसल, लेकिन अगर मगर बोलने वाले बंदे मुझे जहर लगते हैं। सीधी सीधी गल करनी चाहिए। क्या सीधी सीधी गल करूं जी? तुम इस मामले में कुछ कर सकते हो या नहीं? जी नहीं, जी भी और नहीं भी। तुम दोगली गल कर रहे हो और दोगली गल करने वाले बंदे चंगे नहीं होते। उसने अजब लहजे में कहा। उसकी तेल से चिपड़ी हुई तंग पेशानी के नीचे उसकी आंखों में 2 चिंगारियां सी चमकी। उससे पहले कि मैं जवाब में कुछ कहता वो अपने ड्राइवर से बोला, चलो फतेह मोहम्मद है। बैरे को लंबी टिप देता हुआ वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं दूसरे दरवाजे से बगली सड़क पर आ गया। 7-8 रोज उसी तरह गुजर गए। सूरत-ए-हाल में कोई खास तब्दीली वाकई नहीं हुई, सिवाय उसके कि जो 2 अफराद सरवत को सड़क से उठाने वाली कार्रवाई में शरीक थे उनका पता चल गया। बादियों नजर में तो यही पता चलता था कि वो किराए के गुंडे हैं। उन्हें उस काम के लिए 15,000 रुपए फी बंदा दिया गया था। 5,000 पेश की, 10,000 काम के बाद मिला था। उसके अलावा कुछ इनाम वगैरह भी था। उन दोनों अफराद के साथ तीसरा बंदा वाजी का यार कादिर लंबा खुद था। स्टेशन वैन भी वाजी वगैरह ने ही फराम की थी। उन दोनों अफराद की निशानदेही पर पुलिस ने वाजी के चौथे साथी अब्दाल को पकड़ लिया। पुलिस ने अब्दाल को अदालत में पेश करके उसका 7 रोजा रिमांड ले लिया था, लेकिन अभी तक उससे कुछ मालूम नहीं हो सका था, या शायद पुलिस ने नेक नियति से पूछने की कोशिश ही नहीं की थी। अब्दाल का मुवक्किफ था कि वो वाजी वगैरह का दोस्त जरूर रहा है, लेकिन मज़कूरा वारदात में उसका कोई ताल्लुक नहीं। वो अपने साथियों के मौजूदा ठिकाने के बारे में कुछ नहीं बता सका। उन 7-8 रोज में सरवत से भी मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। हमारे अपने घर में भी सूरत-ए-हाल कुछ कशीदा सी थी। अम्मी और फरा मेरे लिए परेशान रहती थी। एक रोज सुबह सवेरे घंटी बजी। न जाने क्यों मुझे लगा कि ये फोन सरवत के घर से है और वहां से कोई अच्छी खबर नहीं है। मेरा अंदेशा दुरुस्त निकला। नुसरत ने रोते हुए बताया कि अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है और वो अस्पताल में है। यह तशवीशनाक सूरत-ए-हाल थी। कल उस्मान को अंजाइना की हल्की फुल्की तकलीफ तो पहले से थी। डॉक्टर ने उन्हें एंजियोग्राफी का मशवरा दिया हुआ था, जिसे वो मुसलसल नजरअंदाज कर रहे थे। हम भागम भाग अस्पताल पहुंचे। उस वक्त तक खालू उस्मान अपने खाल के हकीकी से मिल चुके थे।
अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कोहराम मचा हुआ था। खाला सफिया बेहोश थी। नुसरत, सरवत और उनकी फूफो धाड़े मार मार कर रो रही थी। दीगर अजीज भी अश्क बाहर खड़े थे। सरवत की फूफी जान जैनब ने मुझे देखा तो रोते हुए कहा, मेरे भाई को बच्ची का दुख ले गया। अल्लाह गारत करे उन बदमाशों को, उन्होंने मेरे भाई की जान ले ली। हम कहाँ इंसाफ मांगे, किसका दरवाजा खटखटाएं। खाल उस्मान की तजहीज़ व तकफीन के दौरान मैं सख्ते किसी कैफियत में खड़ा रहा। खाल उस्मान को फजर के वक्त दिल की तकलीफ शुरू हुई थी। वो पहले तो अस्पताल जाने से कतराते रहे, फिर जब दर्द बढ़ गया तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 15-20 मिनट के अंदर वो खत्म हो गया। मैंने खाला सफिया और नासिर भाई वगैरह से बहुत पूछा, क्योंकि ये ऐसी खास बात तो नहीं हुई थी जिसका खालू ने असर लिया। उन्हें कोई ऐसी बात मालूम नहीं थी, मगर मेरे दिल में न जाने क्यों खटका सा था कि सरवत के हवाले से ही कोई खास बात हुई है जिसका दुख उन्हें पहुंचा है। मेरा ध्यान बार बार थानेदार अशरफ शाही और सेठ सिराज वगैरह की तरफ ही जाता था। खाल उस्मान के वफात के बाद खाला सफिया भी बिस्तर से लगी। उन्हें मुसलसल बुखार हो रहा था। ये बड़ी परेशानी के दिन थे। नासिर भाई बैंक में मुलाजिम थे। अपनी ड्यूटी में से वक्त निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल था। नुसरत घर का काम काज संभालती थी। सरवत खुद बीमार होने के बावजूद मां की तीमारदारी में लगी रहती थी। खाल उस्मान एक प्राइवेट सर्विस करते थे। उसके अलावा चंद साल पहले तक वो केमिकल्स की फरोख्त का काम भी करते थे। उनकी तनख्वाह आनी बंद हुई तो घर पर मुआशी दबाव भी आ गया, लेकिन उन सारे मसाइब से बड़ी वो मुसीबत थी जो बदनामी की सूरत में खालू मरहूम के घर पर मुसल्लत हो गई थी। एक दिन नासिर भाई ने मुझसे कहा, यार ताबिश, किसी वक्त तो दिल चाहता है कि ये घर छोड़ दे, कहीं और मकान ले लें। आपका मतलब है कि ये मकान बेच दे? हाँ, एक गाहक भी लग रहा है, अच्छे पैसे दे देगा। मैं इस घर से कुछ एलर्जिक सा हो गया हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आते जाते सेठ सिराज या उसके घर का कोई ना कोई फर्द नजर आ जाता है। उन लोगों को देखता हूँ तो खून खौल जाता है। सिराज की सूरत तो मुझसे भी नहीं देखी जाती। खालू के जनाजे पर आया था। मेरा दिल चाह रहा था कब्रिस्तान में ही उसे पकड़ लूं और मार मार कर हुलिया भी काट दूं। मैं तो कहता हूँ यही बंदा खालू की मौत का जिम्मेदार है। ये मुसलसल उन्हें ज़हनी अजियत पहुंचा रहा था। अब किस किस पर इल्जाम धरे? एक तरफ वो SHO अशरफ है, वो साफ तौर पर मुल्ज़म पार्टी की साइड ले रहा है। फिर वो MA ने गोराया है। मुझे तो लगता है कि तीनों लड़कों को पनाह भी उसी ने दी हुई है। किसी दिन मैं घूम गया तो पिस्तौल लेकर निकल जाऊंगा और एक एक को शूट कर दूंगा। मैं कहा भर कर रह गया। शूट कर दे और जान से मारने वाली बातें मैं भी कई दफ़ा सोच चुका था, लेकिन ऐसी सोचों को अमली जामा पहनाना आसान नहीं होता, खास तौर से हम जैसे लोगों के लिए। सोच और अमल के दरमियान बेशुमार तावीलें और मसलहतें आन खड़ी होती है। मेरे ख्याल में नासिर भाई उस मामले में मुझसे बेहतर थे, लेकिन कोई बड़ा झगड़ा खड़ा करने या किसी को शूट करने की हद तक वो भी नहीं जा सकते थे। हम दोनों घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि अंदर से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। हम भागते हुए सेहन में पहुंचे। मंजर दिल दोस्त था। खाला सफिया सीढ़ियों के करीब बेसुध पड़ी थी। उनका सर सरवत की गोद में था। सरवत मुसलसल चिल्ला रही थी, अम्मी जान आंखें खोले। खाला सफिया के सर से मुसलसल खून बह रहा था और निचला होंठ बुरी तरह फट गया था। ये पूछने की जरूरत ही नहीं थी कि उन्हें क्या हुआ है। वो सीढ़ियों से गिरी थी। करीबी साबुन की टिकिया और छोटा तौलिया पड़ा था। इन्हें अस्पताल ले जाओ, नुसरत दिलदोज आवाज में बोली। हमने खुशका खाला सफिया को हाथों पर उठाया और किसी न किसी तरह सुजुकी गाड़ी तक पहुंचा। वो गहरी बेहोशी में थी। सरवत भी वालदा के साथ ही बैठ गई थी। मैंने हत्तुल इम्कान तेजी से गाड़ी चलाते हुए उन्हें करीबी अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में सरवत ने रोते हुए बताया, नीचे का टॉयलेट खाली नहीं था। वो बुखार की हालत में ऊपर चली गई और वापस आते हुए गिर गई। सुरैया अजीम अस्पताल वालों ने कहा कि उनके सर पर चोट लगी है, उन्हें फौरन जनरल अस्पताल ले जाओ, वहां उनके सर का CT स्कैन वगैरह होगा। हम इन्हें लेकर जनरल अस्पताल पहुंचे। बहुत भाग दौड़ करके CT स्कैन हुआ। मालूम हुआ कि दिमाग में खून के 2 लोथड़े हैं जो जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऑपरेशन की जरूरत है। उसी रोज रात को खाला का ऑपरेशन हो गया, लेकिन वह हनूज बेहोश थी। सरत और नुसरत का रो रो कर बुरा हाल था। अभी बाप की मौत का सदमा ताज़ा था कि यह आफत टूट पड़ी थी। खाला सफिया की बेहोशी तवील होती जा रही थी और उसके साथ साथ ही हमारी परेशानियां भी बढ़ रही थी। आखिर एक सुबह डॉक्टर ने मनहूस खबर सुनाई कि वो कोमा में चली गई है। वो अपने इर्द गिर्द के तमाम दुख और मसाइल से पीछा छुड़ाकर बेहोशी के ओट में ओचल हो गई थी। मैं उनका चेहरा देखता तो मुझे लगता था कि वो उस आलम में बेखबरी में भी अपनी मुसीबत ज़दा पेटी के लिए दुआ को है। उनके लबों की खफीफ लर्जिश किसी ऐसी ही दुआ की निशानदही करती थी। हम भी दुआएं मांग रहे थे उनकी जिंदगी के लिए, उनकी वापसी के लिए। एक दिन नासिर भाई ने मुझे जबरदस्ती घर भेजा ताकि मैं चंद घंटे आराम कर लूं और ताज़ा दम हो जाऊं। शाम के वक्त मैंने नासिर को फ़ोन किया और पूछा मैं कितने बजे तक पहुंच जाऊं। दूसरी तरफ से चंद लम्हे खामोशी रही। फिर नासिर भाई फूट फूट कर रोती। वो चली गई ताबिश, वो हमें छोड़ गई। मैं पत्थर का बुत बना बैठा रह गया। तकरीबन 12 दिन बेहोश रहने के बाद
वो भी सफर आखिरत पर रवाना हो गई थी। ठीक ही कहते हैं कि मुसीबत तनहा नहीं आती। मैं पत्थर का बुत बना बैठा रह गया। तकरीबन 12 दिन बेहोश रहने के बाद वो भी सफर आखिरत पर रवाना हो गई थी। ठीक ही कहते हैं कि मुसीबत तनहा नहीं आती। उसके आने पर देखते ही देखते आफतें टूट पड़ी थी। किसी वक्त मैं खुद को बहुत बुरी मुलामत करने लगता था। मैं सोचता था कि शायद आफतों के उस सिलसिले का सबब मैं ही बना हूं। मैंने घर से बाहर सरवत से मिलना जुलना शुरू किया। मैं उसे रेस्टोरेंट में बुलाता रहा। उस मेल जोल की वजह से वाजिब भी शेर हुआ और शिद्दत से सरवत के पीछे पड़ गया। मैं एक बार फिर सरवत के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था। उसकी झील सी आंखों की चमक लुटाना चाहता था। मैं जानता था कि उसके दुख बहुत बड़े हैं, मगर मैं दुखों का ये हिसार तोड़ना चाहता था। दिल करता था मैं उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बना दूं, तो मेरे सीने में चेहरा छुपा कर आंखें बंद कर ले, मैं उसकी तरफ बढ़ने वाले हर रंजो अलम का रुख मोड़ दूं। काला सफिया के 40वें के मौका पर कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया था। अम्मी तो कुरान ख्वानी के बाद जल्द ही वापस चलेगी। मैं वहीं मौजूद रहा। मैं चाहता था कि किसी तरह सरवत से बात करने का कोई मौका मिल जाए। फोन तो वो उठाती ही नहीं थी। पिछले 1 महीने में मैं 20 मरतबा कोशिश कर चुका था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर कमरे में गई तो मैं भी कुछ देर बाद उसके पीछे चला गया। वो मुसल्ले पर बैठी थी और सलाम फेर कर फारिग हुई थी। मुझे देखकर वो जरा सा चौंकी। मेरे सामने सोफे पर बैठती हुई कहा, सरवत अगर मेरा कोई गुनाह है तो मुझे बता दो। मैं हर तरह कुफारा अदा करने के लिए तैयार हूँ। किसी का कोई गुनाह नहीं। मैं ही बदनसीब हूँ। जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। उसने हस्बे साबिक सर घुटनों पर रख ली। सरवत प्लीज खुद को कंपोज करने की कोशिश करो। नासिर भाई बहुत परेशान है। अगर तुम लोग खुद को नहीं संभालोगे तो वो भी बिखर जाएंगे। मेरे बस में कुछ नहीं। अपनी जान लेना हराम है, वरना शायद ऐसा कर लेती। मायूसी भी तो हराम है, कुफर है। प्लीज ताबिश, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। भूल जाओ कि कभी कोई सरवत तुम्हारी जिंदगी में आई थी। अब हम दोनों के लिए यही बेहतर है। लेकिन सरवत प्लीज, खुदा के लिए, खुदा रसूल के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरी तकलीफ को और मत बढ़ाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। जैसे तुम्हारी अम्मी कहती हैं और बड़े कहते हैं वैसा कर लो। वो घुटनों पर सर रख कर रोने लगी। मैं गुंग होकर रह गया। उसी दौरान में नुसरत की आवाज सुनाई थी। वो आप ही पुकारते हुए ऊपर आ रही थी। मैं आंखों की नमी छुपाते हुए उठ खड़ा हुआ।